हेलो क्लास 10th। तो आज का जो टॉपिक है वो लेसन नंबर फर्स्ट रियल नंबर और सेकंड जो लेसन है पॉलिनोमियल्स, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और बेसिक भी हम लोग समझेंगे आज। ठीक है, तो चलते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। एक तो पहला जो टॉपिक लिखा हुआ है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा? तो देखिए इसमें सिंपल सी बातें कहता है, डिवीजन के बारे में बात करेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है, जैसे मान लेते हैं हमने 2 लिया और इसको 7 से डिवाइड 2 से 7 को डिवाइड किया। ठीक है, 2 से 7 को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा 6 और 1 क्या बच जाएगा, इसका रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कोई और नंबर लेते हैं। अगर मान लीजिए हमने 3 लिया और इसको हमने क्या किया, 9 को 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। और अगर मैं 3 से 10 को डिवाइड करूं तो 3 3 जा 9 और रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं कि एक नंबर है जिससे हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है उस नंबर को अगर हम कह दें a, ठीक है, और जिसको डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को कह दें b, ठीक, और इसका जो रिमाइंडर आ रहा है उसको हम लोग मान लेते हैं क्या, r, और जो क्वोशिएंट है उसको हम लोग मान लेते हैं q। ऐसे इस वाले नंबर के लिए भी, जैसे यहाँ पे a की वैल्यू 2 थी, b की वैल्यू 7 है और q की वैल्यू 3 है। ठीक है, और रिमाइंडर कितना आया है, 1 आया है। वैसे ही देखेंगे कि जो नेक्स्ट वाले दूसरे वाले में डिवीजन हम लोगों ने किया है, वहाँ पे भी a की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, b की वैल्यू क्या है, 9 है, और क्वोशिएंट क्या है, 3 आया है, और रिमाइंडर आया है 0। वैसे ही नीचे वाले क्वेश्चन में a तो सेम ही है, ठीक है, और b भी सेम है, सॉरी b जो है वो चेंज हो गया है, और क्वोशिएंट कितना आ रहा है, 3, और रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1। इन सभी डिवीजन में हम लोग देखेंगे कि अगर हम किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे इस वाले पे अगर हम फोकस करें, तो यहाँ पे अगर हमको b वाला टर्म पाना है, b वाला टर्म पाना है, तो हम क्या काम करें, a और q को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो a और q, तो a और q को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 × 3, और उसमें रिमाइंडर क्या कर दें, ऐड कर दें। तो देखो क्या b वाला नंबर नहीं मिल जा रहा है, बिल्कुल मिल जा रहा है। देखो b कितना है, 9 है, और अगर हम a से q को मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं और उसमें रिमाइंडर ऐड कर रहे हैं, तो हमको कौन सा नंबर मिल रहा है, b वाला नंबर मिल रहा है। वही यहाँ पे भी चेक करें तो देखिए यहाँ पे भी वही काम है। अगर हमको b वाला नंबर पाना है, ठीक है, अगर हमको 10 पाना है, तो 10 के लिए क्या करें, a और q को मल्टीप्लाई कर दें। तो a और q है कितना, a कितना है 3, और q कितना है 3, और उसमें रिमाइंडर जो आया है उसको हम लोग क्या कर दें, ऐड कर दें। तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 + 1 दैट इज 10। आ गया कि नहीं आ गया उतना नंबर? तो बस इसी बात को यूक्लिड कहते हैं। क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, कहता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर a है, उससे हम किसी नंबर b को डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कोई नंबर a है उससे हम किसी नंबर b को डिवाइड कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा, हमको पता नहीं है क्या क्वोशिएंट आएगा, जो भी आएगा, और ठीक है, और फिर उसके बाद उसका कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। ठीक, तो अगर हमको b वाला नंबर पाना है तो हम क्या करें, a और q को मल्टीप्लाई कर लें और उसमें क्या कर दें, रिमाइंडर को ऐड कर दें। ठीक है, बस इतनी सी सिंपल सी बात कहता है। अब इसमें कंडीशंस ये है कि जो r की वैल्यू होगी, जो r की वैल्यू होगी, तो रिमाइंडर या तो 0 होगा, मतलब अगर पूरा पूरा कैंसिल हो गया तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे एक बात और कहता है कि या तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी। 0 से छोटा रिमाइंडर तो हो नहीं सकता है। जैसे यहाँ पे अगर हम 3 से 9 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, 3 से 10 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और 3 से 11 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, और 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो फिर से रिमाइंडर आपका 0 आने लगेगा। इसका मतलब कि 3 से डिवाइड करने पर अगर हमने 9 को किया था रिमाइंडर 0 आया था, 10 को किया था रिमाइंडर 1 आया था, 11 को करेंगे रिमाइंडर 2 आएगा, और 12 को करेंगे तो फिर से रिमाइंडर कितना आने लगेगा, 0 आने लगेगा। देख लीजिए, अगर आप 3 से फिर से 12 को करोगे रिमाइंडर, तो 3 4 जा 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, 0, फिर से रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब इस नंबर से डिवाइड करने पे या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या तो रिमाइंडर 1 आएगा, या तो रिमाइंडर 2 आएगा, या फिर से जो है 0 मिलने लगेगा आपको। इसका मतलब फिर से रिमाइंडर 3 नहीं मिलने वाला है। तो वही हम कह रहे हैं कि जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, उससे जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा छोटा मिलेगा। जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उससे रिमाइंडर हमेशा छोटा मिलेगा। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा छोटी होगी। किससे छोटी होगी, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं। तो किस नंबर से डिवाइड कर रहे थे, a से, तो a से हमेशा क्या होगा, ये छोटा होगा। यही बात कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या कहता है कि a से हमने b को डिवाइड किया था तो कुछ क्वोशिएंट आया है और रिमाइंडर आया है। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि ये जो रिमाइंडर हो सकता है ये a से छोटा हो सकता है, और या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा।
या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर से हमेशा छोटा मिलेगा। तो ये पूरी जो लिखी हुई है कंडीशंस, ये इक्वलाइट डिवीजन लेमा की ही कंडीशंस लिखी हुई है कि अगर किसी नंबर ए से हम किसी नंबर बी को डिवाइड करेंगे, कुछ क्वोशिएंट आएगा, रिमाइंडर आएगा, इनमें क्या रिलेशन होंगे? तो इनमें यही रिलेशन होगा कि अगर हम ए और क्यू का मल्टीप्लिकेशन कर लें और उसमें रिमाइंडर को जोड़ दें, ए और क्यू का मल्टीप्लिकेशन करके रिमाइंडर जोड़ दें, तो बी के बराबर हमको वैल्यू मिल जाएगी, जैसा आप लोग एग्जाम्पल में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया इक्वलाइट डिवीजन लेमा। ठीक है, तो पहला टॉपिक ये कहता है, सिंपल सी बात कहता है, इसमें ध्यान देने वाली बात वही है कि जो रिमाइंडर बचता है ना, वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा मिलेगा और जिस नंबर से भी आप डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर से छोटा मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लूँ, मैं कह दूँ कि P से मैं डिवाइड कर रहा हूँ किसी नंबर Q को, और जो क्वोशिएंट आ रहा है वो Q आ रहा है। क्वोशिएंट कितना आ रहा है? Q ले लिया हम लोगों ने, तो P को किसी और नंबर से डिवाइड कर लेते हैं। मान लेते हैं M को डिवाइड कर रहे हैं किससे? P से। M को P से डिवाइड कर रहे हैं और इसमें हमको क्वोशिएंट कितना मिल रहा है? Q, और रिमाइंडर कितना मिल रहा है? R। तो आप इसमें रिलेशन बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए P से हमने एक नंबर M को डिवाइड किया, क्वोशिएंट Q आया है और रिमाइंडर आया है, R आया है। तो इक्वलाइट डिवीजन लेमा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कि अगर आपको M पाना है तो P और Q को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और उसमें रिमाइंडर को क्या कर दो? जोड़ दो। और अभी हमने बताया है कि जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा और जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर से छोटा होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो R की जो वैल्यू आएगी, जो रिमाइंडर होगा, वो 0 या 0 से बड़ा आएगा और हमेशा जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर से छोटा आएगा। तो रिमाइंडर देख लीजिए, रिमाइंडर R की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी और जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर से छोटी होगी। यही बात कहता है इक्वलाइट डिवीजन लेमा। बात समझ में आई? चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स? तो ये कहता है कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को, कोई भी कंपोजिट नंबर है ना, तो उसको आप प्राइम नंबर के फैक्टर में लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन आप प्राइम नंबर के फैक्टर में। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास 6 एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं आप लोगों को पता है? जिसके फैक्टर करने पर 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। या फिर ऐसे भी इसको कह सकते हैं जो 1 और खुद से डिवाइड हो जाए, 1 से डिवाइड हो जाए और किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो देखिए 6 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। 6 को अगर मैं प्राइम फैक्टर के टर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? 2 × 3। वैसे ही अगर मैं 14 की बात करूँ कि 14 एक कंपोजिट नंबर है, अब इसका मैं फैक्टर करना चाहूँ तो क्या मिलेगा? 2, ठीक है, 2 × 7, और इसके साथ 1 भी है, इसके साथ 1 भी है, ठीक है, 2 × 7। इसके साथ आप 1 लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं 10 की बात करूं, ठीक है, या फिर कोई और नंबर की बात करूं, मैं 20 की बात करूं, तो 20 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 × 2 × 5। तो देख रहे हैं जितने भी ये फैक्टर आप कर रहे हैं, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। वैसे ऊपर वाले में ये कंपोजिट नंबर था और कंपोजिट नंबर का जब हमने फैक्टर किया है तो हमको क्या मिला है? प्राइम नंबर ही मिला है। देखिए जैसे 2 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है। ऊपर वैसे ही देख लीजिए 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। तो जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं ना, जब उनका हम फैक्टर करते हैं तो वो प्राइम नंबर के फैक्टर में ही हमको मिलते हैं। यही सिंपल सी बात कहता है क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और भी कोई भी आप कंपोजिट नंबर ले सकते हैं, उसका फैक्टर करेंगे तो उसके फैक्टर में आपको जो है प्राइम नंबर का ही फैक्टर मिलेगा, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि एक प्राइम नंबर एक से ज़्यादा बार भी मिल सकता है, ठीक है, या एक बार मिल सकता है, लेकिन ये कन्फर्म है कि जब भी कंपोजिट नंबर का फैक्टर किया जाता है तो उसमें जो जितने भी फैक्टर आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, जितने भी मल्टीप्लिकेशन के टर्म में जितने भी टर्म होंगे आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सारे के सारे टर्म क्या मिलेंगे? आपको प्राइम नंबर ही मिलेंगे। यही सिंपल सी बात क्या कहता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अच्छा चलिए तीसरी टॉपिक की बात करते हैं। तीसरा टॉपिक में क्या है? एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानकारी है। इसमें क्या कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई 2 नंबर हैं, ठीक है, और उनका आपने एचसीएफ निकाला और एलसीएम निकाला, हो सकता है कोई 2 नंबर अलग अलग हो और उसका एलसीएम निकाल लें और उसका एचसीएफ भी आप निकाल लें। तो कह रहा है ना कि जो पहला नंबर होता है और जो दूसरा नंबर होता है, जब आप उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा इक्वल होगा किसके? उसके एचसीएफ और उसके एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फार्मूला कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। और किसका एचसीएफ एलसीएम? जिस 2 नंबर की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, उनके एलसीएम और उसके एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई 2 नंबर हैं, जैसे मान लिया हम लोगों ने कि एक नंबर हमने मान लिया कि 4 है और दूसरा नंबर क्या है? पहला नंबर 4 है और दूसरा नंबर कितना है? मान लेते हैं 5 है, ठीक है। अब मैं इसका कहूँ कि आप ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये फर्स्ट नंबर हो गया आपका और ये आपका हो गया सेकेंड नंबर, ठीक। अगर मैं इसका एलसीएम निकालने के लिए आप कहूँ
और HCF निकालने के लिए कहूँ तो आप सिंपल सी बात है कि HCF और LCM निकालेंगे तो 4 का क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे 1 × 2 × 2 और 5 करेंगे तो कितना करेंगे 1 × 5। अब इसका जो HCF आएगा, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देख लीजिए इसमें हाईएस्ट कॉमन सबसे ज़्यादा बार कॉमन क्या मिल रहा है, तो सिर्फ 1 मिल रहा है तो 1 लिख लिया, ठीक है। और इसका LCM निकालेंगे तो LCM क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा छोटा से छोटा नंबर जो 4 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाए साथ साथ, तो क्या मिलेगा, तो इसका जो 4 और 5 का जो LCM मिलेगा वो कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। तो देखिए ये जो दो नंबर हैं इनका HCF कितना आया है, 1 आया है, और इन्हीं दो नंबर का LCM कितना आया है, 20 आया है। तो अगर मैं बात करूं कि क्या ये इस रूल को फॉलो करेगा, तो बिल्कुल फॉलो करेगा। देखो फर्स्ट नंबर रख लो यहाँ पे और इंटू उसको सेकेंड नंबर में कर लो, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर कितना आएगा 4 और सेकेंड नंबर कितना आएगा 5, 4 5 जा कितना जाएगा 20। और जरा इस वाले कंडीशंस को होल्ड करवाते हैं, HCF और LCM का मल्टीप्लाई करते हैं, तो LCM इंटू HCF जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा देख लीजिए। HCF जो है वो 1 है, LCM जो है वो 20 है। LCM कितना आया है 20 आया है और HCF कितना आया है 1, तो 20 1 जा 20 आ गया। तो देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा उन्हीं दोनों नंबर के LCM और HCF के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ये फार्मूला कहता है, थर्ड वाला जो टॉपिक है वो ये है। अच्छा, इसमें ज़रूरी बात ये है कि हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जो HCF होता है ना वो हमेशा LCM को डिवाइड करता है, ठीक है। किसी भी दो नंबर का अगर आप HCF निकालेंगे तो वो हमेशा LCM को डिवाइड करेगा ही करेगा। मान लीजिए किसी कंडीशंस में ऐसा आ रहा है कि आपने HCF निकाला और LCM निकाला और आपका HCF अगर आपके LCM को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपने सोल्यूशन को क्या किया, गलत किया है, ठीक है। आप उसको करेक्ट करिए। हमेशा HCF जो होगा वो LCM को डिवाइड कर ही रहा होगा, तभी आपका LCM के और HCF के सही होने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये कंडीशंस है कि अच्छा इस बात को मेंशन भी किया है कि HCF जो होता है वो एक LCM का ही टुकड़ा होता है, तो HCF LCM को डिवाइड करेगा ही करेगा। अच्छा, ये दो नंबर के लिए ही ट्रू है। अगर हम ये फार्मूला जो ये थर्ड नंबर पे जो टॉपिक है, इस फार्मूले को अगर 3 नंबर के लिए अप्लाई करें ना तो वो सही नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई 3 नंबर है ABC, है नहीं, 3 नंबर हों और हम उसका LCM निकालें और HCF निकालें और इस फार्मूले को अप्लाई करें 3 नंबर पे कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर इक्वल टू उनका जो LCM आएगा और उन तीनों नंबर का जो HCF आएगा, अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे मान लीजिए पहला नंबर A है, दूसरा नंबर B है और तीसरा नंबर C है, ठीक है। आप इन तीनों का कुछ ना कुछ निकालोगे तो LCM आएगा, कुछ आएगा LCM, और इन तीनों का कुछ ना कुछ HCF मिलेगा। तो अब अगर आप चाहेंगे कि हम इन दो मतलब 3 नंबर के LCM और HCF को मल्टीप्लाई करें और इन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें, ये बराबर हो जाए, ये बात सही नहीं है। बात समझ में आई? ये बात सही LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, मतलब 2 नंबर के लिए सही है। अगर ये 3 या 3 से ज़्यादा नंबर हो गए तो अभी कभी नहीं अप्लाई कर पाएंगे आप कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर, तीनों को जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर किया था तो एक नंबर और बढ़ा लिया तो थर्ड नंबर कर लिया और उनके LCM और HCF को मल्टीप्लाई किया। ये बात सही नहीं होगी, ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। बात समझ में आ रही? तो तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे और उन तीनों नंबर का LCM और HCF मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आप इसको कोई भी 3 नंबर रख के चेक कर सकते हैं। 3 नंबर लीजिएगा आप अपने से और उसका LCM निकालिएगा और उसका HCF निकालिएगा, फिर LCM और HCF को मल्टीप्लाई करिएगा और फिर जो 3 नंबर आपने चूज किया है ना उनको भी मल्टीप्लाई करिएगा। देखिए आप क्या इक्वल पा रहे हैं, मतलब कि जैसे ये कंडीशन होल्ड कर रही है, क्या यही कंडीशन 3 नंबर के लिए होल्ड कर पा रही है? नहीं करेगी होल्ड, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लिख लीजिए, जैसे हमारे पास नंबर है 2, 4 और 5, ये 3 नंबर हैं। आप सबसे पहले इसका क्या निकालिएगा, HCF निकालिएगा और इसका क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। दोनों निकालना है आपको और HCF और LCM को आपस में क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा और इन नंबर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करिएगा। क्या देखिएगा कि दोनों क्वांटिटी सेम आ रही है, मतलब नंबर का तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन और इन तीनों नंबर की वजह से जो HCF निकला है और इन तीनों नंबर की वजह से जो LCM निकला है, क्या वो सेम आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं? तो नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये बात हमने बता दिया है आपको कि ये 2 नंबर के लिए क्या है, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF, ये सिर्फ 2 नंबर के लिए सही माना जाएगा। और इसमें से क्या क्वेश्चन देगा कि कुछ 3 क्वांटिटी कोई नोन कर देगा, जैसे मान लीजिए फर्स्ट नंबर दे दिया, सेकंड नंबर दे दिया या HCF दे दिया और LCM आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, फार्मूले में वैल्यू रखेंगे और हमको क्या मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। जो भी अननोन क्वांटिटी होगी वो क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग चौथा टॉपिक क्या कह रहा है कि एकदम आसान टॉपिक है। कह रहा है कि अगर हम किसी नंबर को, कोई नंबर A नंबर है हमारे पास, फोर्थ टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, कोई नंबर A है उसको कौन डिवाइड कर रहा है,
मान लेते हैं कोई नंबर ए है, उसको p डिवाइड कर रहा है, तो कन्फर्म है कि ए स्क्वायर को भी p डिवाइड ही करेगा, ए स्क्वायर को p डिवाइड करेगा। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी नंबर का स्क्वायर है, कोई नंबर का स्क्वायर है, उस नंबर को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, तो उस अकेले नंबर को भी वो क्या करेगा, p डिवाइड ही करेगा। तो दोनों तरफ से हम बात कर सकते हैं कि अगर a को p डिवाइड कर रहा है तो ए स्क्वायर को भी p डिवाइड करेगा, या फिर हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि ए स्क्वायर को अगर p डिवाइड कर रहा है तो a को भी p डिवाइड करेगा। ठीक है, इसका यूज आप करते हैं जहाँ पे प्रूफ करना रहता है कि प्रूफ √2 इज इरेशनल नंबर, या प्रूफ करिए आप √3 भी इरेशनल नंबर होगा, तो इन सब क्वेश्चन में आप इसका यूज़ करते हैं। आप लिखते हैं इस बात को कि अगर ए स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है तो a को भी p डिवाइड करेगा। इसका उल्टा, अगर मान लीजिए किसी नंबर को a को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो उसके स्क्वायर को भी वो नंबर डिवाइड कर पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि अब 25 को 5 डिवाइड कर रहा है, तो 25 का मतलब क्या हुआ, 5 के स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो क्या अकेले 5 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, बिल्कुल करेगा। बात समझ में आ रही है। या कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बात करूं कि 8 के स्क्वायर को 4 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 8 के स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 4 डिवाइड कर रहा है, तो अकेले 8 को भी 4 डिवाइड करेगा। ठीक है, या 8 को अगर 4 डिवाइड कर रहा है तो इसके स्क्वायर को भी 4 डिवाइड कर पाएगा। यही है आपका चौथा टॉपिक। ठीक है, अब देखिए, अब एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एकदम सिंपल है। क्या है, बस चेक करेंगे हम लोग कि क्या ये बातें जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8, अगर एक कोई नंबर है, हमारे पास कोई नंबर है n स्क्वायर माइनस 1, उसको कौन डिवाइड कर रहा है, 8 डिवाइड कर रहा है। तो कह रहा है कि अगर n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8, अगर ये वाली वैल्यू जो है ना वो 8 से डिवाइड है, तो बताइए n की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। ठीक है, n की क्या क्या वैल्यू हो सकती है जिसके लिए जो 8 है ये पूरे नंबर को डिवाइड कर पाए। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है n इंटीजर्स, क्या इंटीजर्स होगा। दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है अ नेचुरल नंबर, क्या कोई नेचुरल नंबर हो सकता है। तीसरे नंबर में है कि एक ऑड नंबर होगा। चौथा ऑप्शन है कि क्या इवन नंबर होगा। तो 4 ऑप्शन है, तो आप चेक करके देख लीजिए, है नहीं, जिस नंबर से ये होल्ड हो जा रहा है, जिस नंबर को ये डिवाइड कर पा रहा है, उसी को हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इंटीजर्स आपको पता है कि ये पॉजिटिव में भी होते हैं और नेगेटिव में होते हैं। जैसे मैं बात करूँ कि -1 -2 -3 ये सारे इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो ठीक है, इंटीजर्स, अच्छा इंटीजर्स में इवन नंबर भी आपको मिलने वाले हैं और ऑड नंबर भी मिलने वाले हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उसमें जो साइन होगा, कुछ माइनस के भी इंटीजर्स मिल सकते हैं और प्लस के भी इंटीजर्स मिल सकते हैं। मतलब इंटीजर्स में जो है ना नेगेटिव नंबर भी आएगा और पॉजिटिव नंबर भी आएगा। ठीक है, कंडीशंस क्या है कि ऐसा नंबर n चूज करना है जो 8 से, मतलब ये पूरी क्वांटिटी जो है वो 8 से डिवाइड हो जाए। तो चलिए देखते हैं, अगर हम कोई n की वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं कि n की जगह हमने क्या ले लिया, मान लेते हैं n की जगह हमने 5 ले लिया। ठीक है, n की जगह 5 ले लिया, तो जरा करते हैं। तो 5 अगर हम देखेंगे तो एक ऑड नंबर है। कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो 5 रखते हैं, जहाँ n की जगह पे 5 रखते हैं, तो 5 का स्क्वायर -1 और अपॉन में 8 करें इसको, तो कितना मिलेगा, 5 का स्क्वायर -1 अपॉन 8, तो हो जाएगा 25 माइनस 1 दैट इज 24, और 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब हमने देखा कि n की जगह ऑड नंबर लेने पर क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा क्वांटिटी जो n स्क्वायर -1 है वो 8 से डिवाइड हो जाए। अच्छा, अगर हम यहीं पे कोई और क्वांटिटी ले लें, जैसे मान लीजिए n की वैल्यू 6 ले लें। ठीक है, n की वैल्यू क्या ले लिया, 6, तो जरा देखते हैं, नंबर रखते हैं यहाँ पे n की जगह 6, तो 6 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 8, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 माइनस 1 दैट इज 35। क्या ये 8 से कम्प्लीटली डिवाइड है, नहीं डिवाइड है। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि जब हमने n की जगह क्या लिया है, 6 लिया है, और 6 कैसा नंबर है, एक तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, उसके साथ साथ ये इवन भी है, पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ साथ इवन भी है। देखिए इंटीजर्स जो होंगे वो नेगेटिव में भी होंगे, पॉजिटिव में भी होंगे। अभी हमने बताया कि -∞ तक, अगर हम बात करें -1 -2 -3 -4 एंड -∞ तक चले जाएं तो भी इंटीजर्स होंगे। और अगर हम पॉजिटिव की बात करें 1 +2 +3 +4 +5 एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चले जाएं, वो भी इंटीजर्स होंगे। इसका मतलब कि क्या ये 6 इंटीजर्स होगा, जी बिल्कुल होगा, लेकिन कैसा इंटीजर्स होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। और उसके साथ साथ कैसा नंबर है,
इवन नंबर भी है। अब एक बात बताइए कि जैसे ही हमने यहाँ पे 6 रखा, 6 का स्क्वायर किया, -1 किया, 35 8 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब एक बात तो कंफर्म हो गई कि हर इवन नंबर पे ये पूरी की पूरी क्वांटिटी 8 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब कि क्या इवन नंबर हो सकता है? ये भी आंसर रॉन्ग हो गया। इवन नंबर भी नहीं हो सकता है। क्या ये इंटीजर्स हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 6 भी तो एक इंटीजर है। और कैसा इंटीजर्स है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। और अगर आप नेगेटिव इंटीजर्स भी रख के चेक करेंगे ना, तब भी ये क्वांटिटी जो n² - 1 है वो 8 से डिविजिबल नहीं होगी। जैसे कोई भी आप नेगेटिव इंटीजर्स ले लीजिए, नेगेटिव इंटीजर्स रख के देखेंगे ना, क्योंकि सारे नेगेटिव इंटीजर्स से ये सेटिस्फाई करना चाहिए ना, सारे नेगेटिव इंटीजर्स जितने भी हैं सब पे ये सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मतलब कि इंटीजर्स के साथ भी ये कंडीशंस होल्ड नहीं कर पा रही है कि n² - 1 8 से डिविजिबल हो जाए, तो सारे इंटीजर्स भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इंटीजर्स भी नहीं हो पाए और इवन नंबर। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच गए। क्या ये नेचुरल नंबर हो सकता है? तो देखो 6 नेचुरल नंबर भी तो है। 6 क्या है? नेचुरल नंबर भी है। 6 नेचुरल नंबर भी है, तो नेचुरल नंबर पर भी ये नहीं होल्ड कर रहा है। इसका मतलब कि नेचुरल नंबर रखने पर भी n² - 1 8 से डिविजिबल नहीं है। अब कंडीशंस आपके पास क्या बची? एक 4th ऑप्शन बच गया C, जिसपे लिखा हुआ है n ऑड नंबर, मतलब जितने भी ऑड नंबर होंगे उसके लिए ही ये सही है। तो अब ऑड नंबर रख के चेक कर लीजिए। देखिए एक हमने ऑड नंबर ले लिया है 5, ठीक है। इस पे 5 पे जैसे ही हमने n की जगह 5 रखा ना और उसको सॉल्व करके 8 से डिवाइड किया, बिल्कुल डिवाइड हो गया। कोई और ऑड नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आप कोई ऑड नंबर लेना चाहते हैं नेगेटिव में, ठीक है, तो हमने n की जगह -3 ले लिया। ये कैसा ऑड नंबर है? नेगेटिव का ऑड नंबर है। अब देखिए कंडीशंस क्या है कि अगर हम n की जगह -3 रखेंगे, तो यहाँ पे रखिए n की जगह -3, तो -3 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 8। चेक करते हैं, माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस और 3 का स्क्वायर 9, दैट इज 9 - 1/8। और क्या बचेगा? 8/8। 8 से ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इसका मतलब कि चाहे वो नेगेटिव ऑड नंबर हो चाहे पॉजिटिव ऑड नंबर हो, ऑड नंबर पे हमेशा ये पूरी की पूरी वैल्यू 8 से क्या हो जाएगी? डिविजिबल हो जाएगी। तो हम लोगों का जो 3rd नंबर पे ऑप्शन है एन ऑड नंबर, ये क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरीके के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो नंबर बदल देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 8 की जगह कुछ और नंबर लिख दिया, 6 लिख दिया, 5 लिख दिया, ठीक है, और ऐसे ही ऑप्शन करके दे देगा। तो आप कोई भी जैसे इंटीजर्स कह देगा, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर कह दिया, तो आप एक एक नंबर ना रख के चेक कर लीजिएगा और उससे आप क्या कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन पा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। और जो इसमें कैंसिल होगा उसको हटा दीजिएगा, जो बच जाएंगे उसी में आपको ढूंढना रहेगा। ठीक है, तो ये तरीका था ये क्वेश्चन करने का। ठीक है, अब आते हैं एक क्वेश्चन और है। वो क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होगी आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार लिख दे रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ax² + bx + c = 0। चूंकि ये इक्वेशन है इसलिए बराबर का साइन जरूरी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे a b c जो नंबर होंगे, a b c क्या होंगे? कोई एक नंबर होंगे, कांस्टेंट टर्म होगा। और सबसे जरूरी बात है कि a को आपको 0 नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि अगर आप a को 0 रख लोगे तो स्क्वायर वाला टर्म्स खत्म हो जाएगा। और इक्वेशन का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसीलिए पड़ा है कि इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, जो पावर की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 2 होती है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। x², तो देखो x पे वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 मिली है। अच्छा, जैसे ही मैक्सिमम पावर 2 मिलेगी, हम ये कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशंस है ये कैसी इक्वेशंस है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अगर आपने a को 0 रख दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 × x², और ये टर्म भी वैनिश हो जाएगा, खत्म। और जब x² का टर्म ही खत्म हो गया तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बोलोगे उसको? ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगी। a की जगह b नंबर होगा, कोई b की जगह b नंबर होगा, और c की जगह भी कोई नंबर होगा। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल x यूज किया है, हो सकता है वो कोई और वेरिएबल यूज कर ले, जैसे y यूज कर सकता है, z यूज कर सकता है, तो उसको देख के आपको डरना नहीं है। ठीक है, रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस आप ये देखिएगा कि वेरिएबल कौन सा है और उस पर मैक्सिमम पावर 2 है कि नहीं है। ठीक, और a वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x² के साथ जो भी कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, ये तो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मेट। अब इक्वेशन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि x² - 5 = 0, इसका जीरोज बताना है। जीरोज बोले या रूट्स बोले, बात सेम ही है। जीरोज का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, इसमें x की वो कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू है जिसको हम रख दें
तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन कितना देने लगे हमको आंसर, 0 देने लगे। उसी को हम बोलेंगे जीरोज ऑफ द गिवन इक्वेशंस। जो भी इक्वेशंस दी हुई है, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या क्यूबिक इक्वेशंस हो, जीरोज की बात कर रहा है। इसका मतलब वो आपसे ये जानना चाहता है कि जो वेरिएबल है इक्वेशंस में, उसकी ऐसी कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू है जिसके लिए पूरा का पूरा इक्वेशन वो रखें हम, जो भी वेरिएबल है उसकी कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू है जिसमें रखने पे ये इक्वेशन आंसर हमको कितना देने लगे, 0 देने लगे। उसी को हम लोग बोलेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसी का पॉलिनोमियल पूछ रहा है। अच्छा, इसका जब हम पॉलिनोमियल निकालेंगे तो देखिए कंडीशंस क्या है कि यहाँ पे a तो आपको मिला। अच्छा, इसको अगर हम कंपेयर करें, जो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे x² के साथ क्या नंबर है, कोई नंबर नहीं, तो आप मनमान ही सकते हैं। ठीक है, तो a की वैल्यू 1 होगी। क्या b है यहाँ पे? नहीं। क्यों? क्योंकि b किसके साथ आता है, x वाले, जो x का कॉफिशिएंट होता है वो b होता है, और यहाँ पे x का कॉफिशिएंट तो है ही नहीं, तो इसका मतलब b वाला टर्म कितना हो जाएगा, 0, और c की जगह कितना आएगा, -5 आ गया। तो अगर कंपेयर करना रहेगा तो आप ये कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमको इसमें पता क्या करना है, हमें इसमें पता करना है इसका जीरोज। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको क्या करेंगे, यहीं से सॉल्व करेंगे और ट्रांसफर कर लेंगे। तो x² - 5 = 0 दिया हुआ है ना, तो x² = कितना होगा, माइनस का 5 उधर चला जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। और आपको मालूम है कि अगर हम यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो यहाँ क्या लगेगा, अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, √5। ठीक है, अब √5 का मतलब हो गया कि देखो कंडीशन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए आप, x² = 5 का मतलब ये हुआ कि x की कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसका स्क्वायर करें तो हम 5 मिल जाए। तो देखो आप, x की कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसका स्क्वायर 5 मिलेगा, तो अगर आप √5 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और अगर आप -√5 का स्क्वायर करोगे तब भी आपको 5 मिलने वाला है। इसका मतलब कि x जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, रूट लगाओगे, तो यहाँ पे 2 साइन लगाना जरूरी है, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस क्या कहता है, समझाना ये चाहता है बस वो कि x की कौन कौन सी ऐसी वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू है जिसका स्क्वायर करने पे हमको आंसर 5 मिले। तो देखो x की प्लस √5 का स्क्वायर करोगे तब भी 5 आएगा, और अगर आप -√5 का स्क्वायर करोगे तब भी 5 आएगा। इसका मतलब कि इसके लिए दोनों आंसर सही है। और आपको मालूम है कि x की वैल्यू दोनों हो सकती है, +√5 हो सकती है या x = -√5 हो सकती है। ठीक है, और 2 जीरोज ही मिलेंगे। 2 जीरोज क्यों मिलेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। हम इस बात को आप समझाना दें कि देखिए नीचे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं, जितनी उसकी मैक्सिमम डिग्री होती है पॉलिनोमियल की। अगर कोई पॉलिनोमियल है और उसके पास मैक्सिमम डिग्री 2 है, मतलब मैक्सिमम पावर 2 है, उसकी डिग्री 2 है, तो हम ये कहेंगे कि उसके पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो 2 होंगे। मतलब उसके पास ऐसे 2 वैल्यू होगी वेरिएबल की जिसको आप उस इक्वेशन में रखोगे तो वो इक्वेशन कितना हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात है, ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। तो इसके पास जीरोज भी मैक्सिमम कितने मिलने वाले हैं, 2 जीरोज मिलने वाले हैं। अब देख रहे हैं कि पहला जो जीरोज है वो √5 है प्लस का, और जो दूसरा जीरोज है वो √5 है माइनस का। ठीक है, तो इसी को पहले वाले जीरोज को ही हम लोग कह देते हैं अल्फा। अल्फा नाम दे देते हैं इसका, प्लस का √5 है, और दूसरा जो जीरोज है वो क्या है, माइनस का √5 है। ये बात हो गई। और देखिए नीचे वाले कंडीशंस में टॉपिक नंबर 5 पे लिखा भी हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज जो होते हैं वो मैक्सिमम डिग्री या पॉलिनोमियल के, या मैक्सिमम पावर हम कह सकते हैं, कि डिग्री बोलें या पावर बोलें, बात क्या है, सेम है। ठीक है, तो जितनी भी उसके पास मैक्सिमम पावर होगी, या हम कहते हैं उसकी डिग्री, मैक्सिमम पावर को ये हम क्या बोलते हैं, हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतनी जीरो होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक क्यूबिक इक्वेशन लें, कैसा इक्वेशन ले लें, क्यूबिक इक्वेशन ले लें, और हम लिख दें यहाँ पे 3x की पावर 3 - 5x² + 13x - 10 = 0। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक क्यूबिक इक्वेशन हमने ले लिया है। अब मैं आपसे कहूँ कि बताइए कि इस इक्वेशन के पास कितने पॉसिबल जीरोज हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं। तो आप पहले इस इक्वेशन में देखिए इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। इसका मतलब इसकी डिग्री 3 है, और अगर डिग्री 3 हो गई तो इसके पास जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज जो मैक्सिमम होंगे वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 3। ठीक है, ऐसे एक ही मान लीजिए कि कोई पॉलिनोमियल है जिसके पास n डिग्री है। ठीक है, अब 3 4 5 6 7 n डॉट लाइन सॉन करके n डिग्री हो सकती है। और कोई पॉलिनोमियल दे देगा, कहेगा कि बताइए एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, आप बताइए उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो n होंगे। क्यों, क्योंकि अगर उसकी डिग्री, उसकी मैक्सिमम पावर 3 है तो उसके पास 3 जीरोज मिलेंगे। अगर उसकी पावर 4 है, मैक्सिमम डिग्री 4 है, तो उसके पास 4 जीरोज मिलेंगे। अगर 5 मतलब उसकी डिग्री 5 है तो उसको कितने जीरोज मिलेंगे, 5 मिलेंगे। तो अगर उसकी डिग्री n है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम पावर कितनी है, n है, तो उसके पास जीरोज भी कितने हो जाएंगे, n जीरोज हो जाएंगे। तो ये टॉपिक हो गया आपका
5th नंबर का। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी यहाँ पे देख लीजिए कि 6 नंबर के टॉपिक पे लिखा हुआ है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चलिए मैं इसको हटाता हूँ। दूसरा नंबर 6 नंबर के टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या कहना चाहता है वो। जैसे MCQ में ये क्वेश्चन आया हुआ है और पूछ लेगा, कैसे पूछ लेगा, जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दे दिया और कह दिया, जैसे एक एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल लिख लेता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² + 3x + 8, ठीक है, 13x, कुछ भी कर लीजिए, आपका मर्जी जो भी लिख लीजिए आप, ठीक है। चलिए, ये मैंने ये लिख लिया 2x² + 13x + 8। अगर मैं ये बात कहूँ तो ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें अगर हम A B C कंपेयर करके पता करेंगे तो A की वैल्यू कितनी मिलेगी 2, B की वैल्यू कितनी मिलेगी 13 और C की वैल्यू कितनी मिलेगी 8। अगर आप इस बात पे ध्यान दें तो आपको ये पता चलेगा कि जो भी x² का कॉफिशिएंट है और जो x का कॉफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, वो तीनों नंबर पॉजिटिव में है। देखिए, a भी 0 से बड़ा है, b भी 0 से बड़ा है और c भी 0 से बड़ा है। इस कंडीशंस में होगा क्या कि अगर a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0 और c इज ग्रेटर देन 0 ना, तो उस कंडीशंस में जो भी आपको जीरोज मिलेंगे, बोथ जीरोज आर नेगेटिव, वो सारे के सारे मतलब कि 2 ही जीरोज मिलेंगे और दोनों जीरोज जो ना वो नेगेटिव के साथ आएंगे। बात समझ में आ रही? तो ऐसे ही एक MCQ में क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि एक इक्वेशन है यही वाली, अब बताने हैं कि जो उसके जीरोज होंगे उसका नेचर क्या होगा, कि पहला पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, ठीक है, या दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक, या दोनों नेगेटिव होंगे। तो आप किस पे टिक करेंगे? दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों जीरोज जो होंगे ना वो नेगेटिव होंगे। रीजन क्या है? रीजन क्या है कि अगर a भी ग्रेटर देन 0 हो, b भी ग्रेटर देन 0 हो और c भी ग्रेटर देन 0 हो, तो इस कंडीशंस में जो जीरोज दोनों मिलेंगे, 2 ही जीरोज मिलेंगे और दोनों जीरोज कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे, ठीक है, दोनों जीरोज क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। अच्छा, ये तो हो गई बात नेगेटिव की। अच्छा, इसमें से अगर कोई भी एक मतलब कि मान लीजिए a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0 और c अगर लेस देन 0 हो जाए, तो उस केस में दोनों जो जीरोज हैं वो नेगेटिव नहीं होंगे। बात समझ में आ रही? तो ये सिर्फ इसी कंडीशन पे होल्ड करेगा कि जो दोनों जीरोज मिलेंगे, दोनों जीरोज का मतलब अल्फा एंड बीटा, ये दोनों की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। ये बात हम बताना चाहते हैं आपको, ठीक है। अब इसमें क्या है कंडीशंस? ये तो जीरोज के बारे में बात हो गई, ठीक है, ये तो दोनों जीरोज नेगेटिव होने की बात हो गई। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेगा कि नेचर ऑफ जीरोज क्या होगा? नेचर ऑफ रूट्स पूछ सकता है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे या नेचर ऑफ जीरो। तो नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? आप लोगों को पता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट के बारे में जानकारी कौन देता है? डिस्क्रिमिनेंट देता है। और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है आपको पता है? b² - 4ac होता है। अब ये कंडीशंस क्या है कि अगर हम b² - 4ac निकालें और ये ग्रेटर देन 0 हो जाए, पहली कंडीशंस कि कोई भी, अब ये a b c आपको कहाँ से मिलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करने से ही मिलेंगे, ठीक है। वहाँ से कंपेयर करके यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा और देखिएगा कि क्या वो वैल्यू जो आ रही है, जो आपका आंसर आ रहा है, क्या वो 0 से बड़ा है? अगर वो आंसर 0 से बड़ा है, 0 से बड़े का मतलब कि जो b² - 4ac की वैल्यू कैसी आ जाए? पॉजिटिव आ जाए। 0 से बड़े का मतलब हो गया कि पॉजिटिव आएगी। तो उस कंडीशंस में जो रूट्स होंगे ना इसके, वो रियल होंगे और रियल के साथ साथ डिस्टिंक्ट होंगे। रियल के साथ साथ क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब दोनों रूट्स जो होंगे वो अलग अलग होंगे। कब? जब b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी तब। अच्छा, दूसरा कंडीशंस क्या हो सकता है कि हो सकता है कि b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। और अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है तो उस कंडीशंस में आपको जो रूट्स होंगे वो रियल तो होंगे लेकिन इक्वल होंगे। इक्वल का मतलब सेम टू सेम होंगे। जो पहला वाला रूट्स मिलेगा वही रूट्स दूसरा वाला भी मिलेगा, मतलब अल्फा = बीटा आप कह सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि b² - 4ac की वैल्यू 0 आ चुकी है, या हम इसको कह सकते हैं कि d की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 0 के। d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है। यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मिली थी वो ग्रेटर देन 0 थी, ठीक है। और तीसरे कंडीशंस में क्या है कि तीसरे कंडीशंस में ये हो सकता है कि b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो। लेस देन 0 का मतलब क्या हो सकता है कि कह सकते हैं हम कि जो b² - 4ac है वो कैसा हो जाए? वो नेगेटिव आ जाए, या हम कह सकते हैं कि d की वैल्यू कैसी हो जाए? नेगेटिव हो जाए, ठीक है, नेगेटिव। जैसे b² - 4ac को सॉल्व किया, b² - 4ac को सॉल्व किया और मान लेते हैं कि वो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ गई वो -3 आ गई, तो नेगेटिव वैल्यू मिल गई है। अब नेगेटिव वैल्यू पे अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो गई है, उस कंडीशंस में क्या होगा कि इसके पास कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, ठीक है, नो रियल रूट्स, कोई भी इसके पास
रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। ये तो नेचर पता करने का तरीका हो गया, ठीक है। तो ये नेचर पता करने का तरीका हो गया। और ये पता करने का तरीका है कि जैसे एमसीक्यू में दे दिया कि बताइए कि जो दोनों जीरोज होंगे वो कैसे होंगे, निगेटिव होंगे पॉजिटिव होंगे, कि एक निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। तो उसके लिए आप ये वाला फार्मूला देख लीजिएगा कि देखिएगा कि ए भी 0 से बड़ा होना चाहिए, बी भी 0 से बड़ा होना चाहिए और सी भी 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब तीनों टर्म जो होने चाहिए वो पॉजिटिव होने चाहिए। देखो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इस कंडीशंस में क्या होगा, इस कंडीशंस में जो है ना वो दोनों जीरो जो मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे, ठीक है। तो ये तरीका हो गया आपको नेचर ऑफ जीरोस पता करने का, ठीक है। नेचर ऑफ जीरोस पता करने का ये तरीका हो गया, ठीक है। अब देखिए कंडीशंस क्या है कि इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन दे सकता है, इस पे बेस्ड क्या कर सकता है कि कुछ क्वेश्चन दे सकता है और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, फिर इसको सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं नोट करूंगा और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स ये आपका दिया हुआ है। कौन सा पॉलिनोमियल, देखो यही पॉलिनोमियल है, ठीक है। और ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल की है वो 2 है, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स a स्क्वायर प्लस 9 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। मतलब देखिए इसमें दो जीरोज आपको मिलेंगे, ठीक है, दो जीरोज मिलेंगे, कंफर्म है। लेकिन उसमें कंडीशंस क्या है कि जो पहला वाला जीरोज होगा वो दूसरे वाले जीरोज का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब कि 1/, में है। आप ऐसा कह सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि पहला वाला जीरोज अगर 2 आए तो दूसरा वाला 1/2 मिलेगा। अगर हो सकता है पहला वाला जीरोज -3 आए तो दूसरा वाला 1/-3 मिलेगा। ये कंडीशंस है, लेकिन हमको पता नहीं है कि जीरोज क्या है। तो कह रहा है कि अगर इसमें से पहला वाला जीरोज जो है वो दूसरे वाले जीरोज का क्या हो, रेसिप्रोकल हो, तो आप ये ए की जगह कौन सा नंबर आएगा इसको पता करना है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो फार्मूला हमको पता है वही हम लोग यूज करेंगे। देखिए तो मान लेते हैं कि जो फर्स्ट जीरोज है जिसको हम लोग अल्फा नाम दे देते हैं, वो फर्स्ट जीरोज क्या है, अल्फा है। आपने इसको क्या मान लेना है कि फर्स्ट जीरोज है। ये लेट कर लेते हैं कि जो अल्फा है वो फर्स्ट जीरो है, ठीक है। तो सेकेंड जीरोज कितना हो जाएगा आपको, सेकेंड जीरो कितना मिलेगा, जो सेकेंड जीरो होगा इसका रेसिप्रोकल का मतलब 1/α हो जाना है। अरे पहले वाले को अगर हमने अल्फा माना है या आप पहले वाले को x मान सकते हैं, तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो हमने पहले वाले जीरोज को अल्फा लेट कर लिया है, तो दूसरा वाला जीरोज कितना हो जाएगा, 1/α हो जाएगा। अब कंडीशंस देखिए कि अगर आप कह रहा है कि a की वैल्यू बताइए, तो a की वैल्यू कैसे बताते हैं। तो आपको मालूम है कि अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे, मतलब अल्फा पहला जीरोज इंटू दूसरा जीरोज, मतलब अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो फार्मूला क्या मिलता है, c/a। देखिए दो जीरोज मिलेंगे, उनमें रिलेशन क्या होती है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो होती है वो -b/a होती है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होती है, c/a होती है। और a b c आप सब आपको कहाँ से मिलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलेंगे। तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूँ तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, a स्क्वायर प्लस 9 के बराबर होगी, और जो b की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, प्लस का 13 के बराबर होगी, और c की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 6a के बराबर हो जाएगी, ठीक है। c की वैल्यू जो है वो 6a हो गई। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के आप x स्क्वायर के साथ ये पूरा नंबर a हो गया, x के साथ ये पूरा नंबर b हो गया, और जो कांस्टेंट टर्म बचा वो c हो गया। और हमको पता है कि पहला जीरोज अगर अल्फा है तो दूसरा जीरोज 1/α ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। फार्मूला लगाते हैं। हमको मालूम है कि फर्स्ट जीरोज इंटू सेकंड जीरोज का जो प्रोडक्ट, मतलब जीरोज का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। तो चलिए करते हैं, पहला इंटू दूसरा जीरोज। फर्स्ट जीरोज अगर अल्फा था तो सेकंड जीरो 1/α, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, c/a के बराबर आना चाहिए, c/a। c की जगह कौन है, 6a, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, 6a लिख दिया अपॉन में a की जगह क्या है, a की जगह ये पूरा नंबर है, ये पूरा नंबर है। आप इसको इस वाले a और इस वाले a से कंफ्यूज नहीं होना है। ये a स्क्वायर जो है ना वो क्वेश्चन का ही हिस्सा है, और ये a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, पूरा का पूरा फर्स्ट टर्म। तो ये पूरा का पूरा a की तरह काम करेगा, तो a स्क्वायर प्लस 9 हो गया। फिर ये 13b की तरह काम किया है, c की जगह 6a पूरा है, तो c की वैल्यू आपको रखनी है, तो c की जगह पूरा का पूरा 6a अपॉन में a की जगह क्या रखोगे, ये पूरी वैल्यू रख लो आप, तो a स्क्वायर प्लस में 9। और देखो यहाँ से अल्फा और अल्फा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचा क्या, 1 = 6a अपॉन में a स्क्वायर प्लस 9। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे और आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस 9 = 6a। इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए आप, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस का 9 = 0।
ठीक है। अब देख लीजिए ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और इसको सॉल्व करना आपको मालूम है कैसे सॉल्व करते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पे नंबर देखेंगे कौन सा नंबर है 9। इसका मतलब कि हमको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 9 आए और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्लस का साइन है, उसके पहले कौन सा नंबर है 6, तो ऐड करने पे कितना आ जाए 6 आए। मतलब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 9 आए और ऐड करने पे 6 आए। तो आपको कौन कौन से नंबर मिलेंगे 3 एंड 3 मिलेंगे। क्यों 3 का मल्टीप्लिकेशन 9 हो जाएगा और 3 और 3 को ऐड करोगे आपको 6 मिल जाएगा। ठीक है। या फिर आप देख लीजिए ये फार्मूला बन गया है, किसका फार्मूला बन गया आप बता सकते हैं a-3 के होल स्क्वायर का ये फार्मूला बना है। ठीक है, a-3 के होल स्क्वायर का फार्मूला बना है। और अगर आप फार्मूला नहीं चेक कर पा रहे हैं तो फैक्टराइजेशन मेथड लगा दीजिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं a² माइनस 3a प्लस में 9 = 0। यहाँ से आपको a कॉमन मिल जाएगा, बचेगा a-3, यहाँ से -3 कॉमन हो जाएगा तो फिर से आपको बचेगा a-3 = में 0। अब बस यहाँ से दोनों जगह ये a-3 जो कॉमन है ब्रैकेट के साथ उसको बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया a-3 = 0। तो आप किसी भी ब्रैकेट को अगर 0 के बराबर करोगे, क्योंकि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने पे 0 आना चाहिए, ये तभी पॉसिबल है या तो पहला वाला ब्रैकेट 0 हो या दूसरा वाला ब्रैकेट 0 हो। तो अगर a-3 = 0 हो गया, ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी मिलने वाली है 3 और दूसरे वाले कंडीशंस में सेम वैल्यू मिलेगी। तो हम क्यों चेक करें दूसरे वाले को, यही वाला आंसर लिख देंगे। इसका मतलब कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, इसका आंसर हो जाएगा। तो a की वैल्यू 3 रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप लोग। चलिए दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन के सोल्यूशन में क्या कह रहा है, कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अल्फा और बीटा ना जीरोज हैं किसके, जो दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, पॉलिनोमियल दिया गया है उसके जीरोज हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि तब आप बताइए 1/α माइनस 1/बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है, या तो आप यहाँ से अल्फा और बीटा इसको फैक्टराइज करके जो इक्वेशंस दिया हुआ है x² प्लस x माइनस 2 जो इक्वेशंस दिया हुआ है इसका फैक्टराइज करिए और फैक्टराइज करने के बाद क्या कर लीजिए अल्फा निकाल लीजिए और बीटा निकाल लीजिए और दोनों की वैल्यू लाके यहाँ पे रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहला मेथड ये है कि आप ये जो इक्वेशंस दिया हुआ है आपका, ये जो इक्वेशंस दिया हुआ है, ठीक है, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका फैक्टराइजेशन मेथड से आप जीरोज निकाल लीजिए, मतलब रूट्स निकाल लीजिए, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। निकालने के बाद आप इस वाले पार्ट में क्या कर दीजिए, इसको अल्फा की जगह अल्फा और बीटा की जगह बीटा रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो a की वैल्यू कितनी होगी 1, क्योंकि x² के साथ कोई नंबर नहीं है, 1 आप मान सकते हैं। ठीक है, 1 मान लिया। b की जगह क्या है, तो x के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 मान लीजिए, और c की जगह क्या है -2 है। a b c पहले आपको लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप इस वाले टर्म को यहाँ लिखिए। देखिए इस वाले टर्म को क्या कर लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे, और इसको जरा सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, अगर 1/α माइनस 1/बीटा का हम सॉल्व करें तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, और आपस में ये नीचे डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई, तो कितना मिलेगा यहाँ से बीटा माइनस अल्फा अपॉन में क्या मिल जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये फार्मूला मिल गया हमको बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। लेकिन कंडीशंस ये है कि हमको अल्फा इंटू बीटा तो पता चल जाएगा, क्यों, क्योंकि हम फार्मूला लगाएंगे ना जब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा तो हमको मिल जाएगा c/a, और जब हम लोग फार्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा तो हमको मिलेगा -b/a। लेकिन हमको तो ज़रूरत है बीटा माइनस अल्फा की। अब क्या करें, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। देखिए इसको फार्मूला बना लेंगे हम लोग। कैसे फार्मूला बनाएंगे, तो अगर मैं बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर लिखूँ तो आप इसको लिख सकते हो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हो, बीटा का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 बीटा इंटू अल्फा। यही ना फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो अगर अल्फा बीटा है, बीटा अल्फा है, तो पहले बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस 2 बीटा इंटू अल्फा। अब कंडीशंस ये है कि इसकी वैल्यू भी हमको नहीं पता है, तो हम ना क्या काम करेंगे, देखो काम ये करेंगे कि बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर था, माइनस 2 बीटा अल्फा पहले से ही था। अगर मैं इस इक्वेशंस में प्लस 2 बीटा अल्फा ऐड कर दूं और 2 बीटा अल्फा माइनस कर दूं तो क्या इस इक्वेशन मतलब ये फार्मूले पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, देखो लिखा ये वाला चीज़ वैसे ही हमने लिख लिया, हम प्लस 2 बीटा अल्फा प्लस भी कर दे रहे हैं और आगे उसको माइनस भी कर देना, मतलब ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं कैंसिल आउट हो गया और हमको ये वाली वैल्यू मिल गई है।
तो लिखा वही है, बस आपको देखने का थोड़ा सा नज़रिया चेंज हो गया है बस। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम अपना मतलब निकालना चाहते हैं। मतलब क्या है? क्योंकि हम ये फार्मूले में ना हम इसको सारे के सारे फार्मूले को इस दो टर्म में ब्रेक करना चाहते हैं, या तो वो अल्फा प्लस बीटा हो या फिर अल्फा इंटू बीटा, बस यही दोनों टर्म हमको मिलने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको इनकी वैल्यू बहुत आसानी से पता कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो देखिए बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू को पता करने के लिए हमने बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर फार्मूला लगाया, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा अल्फा लिख लिया। इसमें कंडीशंस ये है कि हमको बीटा इंटू अल्फा की वैल्यू पता है, या अल्फा इंटू बीटा कह लीजिए, बीटा इंटू अल्फा कहिए, अल्फा इंटू बीटा कहिए, कोई डजेंट मैटर, ठीक है। चलिए ये वाली वैल्यू पता थी, लेकिन ये वाली वैल्यू नहीं पता है, तो क्यों ना हम इस वाली वैल्यू को किसी न किसी तरीके से प्लस वाले के फार्मूले में कन्वर्ट कर लें। तो देखिए हमने क्या किया, ये पूरा का पूरा इक्वेशन वैसे ही लिखा है हम लोगों ने, बस प्लस 2 बीटा अल्फा और माइनस 2 बीटा अल्फा ऐड कर दिया है और सब्ट्रैक्ट कर दिया। इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा, देखिए अगर मैं इन दोनों को साथ में ले लूँ, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा इंटू अल्फा, तो ये क्या फार्मूला आ जाएगा? बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देखिए आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, और इन दोनों को हम साथ साथ ले लें तो क्या मिलेगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 और साथ में बीटा और साथ में अल्फा। अब ये किसकी वैल्यू आ रही है? ये वैल्यू आ रही है बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अब आपको क्या बीटा प्लस अल्फा मतलब दोनों जीरोज का सम पता है? बिल्कुल पता है। अल्फा प्लस बीटा कहें या बीटा प्लस अल्फा कहें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बीटा प्लस अल्फा का फार्मूला पता है? बिल्कुल पता है। क्या बीटा इंटू अल्फा दोनों का प्रोडक्ट का फार्मूला पता है? बिल्कुल पता है। इसका फार्मूला क्या होगा? माइनस बी बाई ए, और इसका फार्मूला क्या होगा? सी बाई ए, और ये वैल्यू निकाल के हम लोग यहाँ पे रख लेंगे। तो चलिए माइनस बी बाई ए रखते हैं, तो माइनस बी की जगह कौन है? 1 है। यहाँ से फार्मूले से देखिए बी की जगह क्या है? 1, और ए की जगह भी क्या है? 1 है, और इसका स्क्वायर कर लीजिए माइनस, ठीक है, माइनस करिए 4 इंटू बीटा इंटू अल्फा, मतलब दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? तो माइनस सी बाई ए के बराबर होगा, सी बाई ए के बराबर होगा। तो सी की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे सी की वैल्यू देखो -2 है, और ए की वैल्यू कितनी है? 1 है, दैट इज -2 लिख सकते हैं हम इसको। तो -4 फार्मूले का, और बीटा इंटू अल्फा की जगह क्या लिख लेंगे? -2 लिख लेंगे। तो 1/1 दैट इज 1, और उसके साथ माइनस है, तो स्क्वायर करेंगे तो वो भी प्लस हो जाएगा 1, और माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, ये किसके बराबर आ जाएगा? 9 के बराबर। किसकी वैल्यू आई है? बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। कितना आया है? कितना आया है? तो 9 आया है, और हमको चाहिए क्या? बीटा माइनस अल्फा। तो हम इधर क्या करेंगे? स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा √9, और 9 की वैल्यू हम लोग लिख लेंगे 3। मतलब बीटा माइनस अल्फा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 वैल्यू लिख सकते हैं। अच्छा, अब हो गया हमारा सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो बीटा माइनस अल्फा की हमको जरूरत थी, तो बीटा माइनस अल्फा की जगह क्या लिख लेंगे? 3 लिख लेंगे, और अल्फा इंटू बीटा या बीटा इंटू अल्फा दोनों बात सेम है, चाहे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करिए या 5 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, आंसर आपका सेम आएगा। तो अल्फा इंटू बीटा लिखें या बीटा इंटू अल्फा लिखें, बात सेम है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी? दो प्रोडक्ट का, तो दो प्रोडक्ट का जो दोनों जीरोज का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है सी बाई ए, यही ना। तो सी बाई ए का मतलब यही, यहाँ से देखिए सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा या बीटा इंटू अल्फा। सी की वैल्यू कितनी है? -2, ए की वैल्यू 1, दैट इज -2। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2, क्योंकि इसकी वैल्यू -2 है, और बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू यहीं से भी हम लोगों ने निकाला है कि 3 आएगी। तो ये वैल्यू किसकी आ रही थी? इसी की वैल्यू आ रही थी। तो ये आंसर हो गया 1/अल्फा माइनस 1/बीटा इक्वल टू 3 में -2, माइनस नीचे लगाइए या ऊपर लगाइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, ये आंसर हो गया, ठीक। अब थर्ड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो थर्ड वाला क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए क्या लिखा हुआ है। तो हम रीड कर दे रहे हैं, क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताइए, ठीक है, फॉर विच, जिसके लिए जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया गया है ना, उसके पास कैसे रूट्स मिले? इक्वल रूट्स मिले। अब लोग कंडीशंस आ गई इक्वल रूट्स वाली। तो अभी हम लोगों ने 3 कंडीशंस पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। डिस्क्रिमिनेंट को डी से दिखाते हैं, और उसके लिए हम लोगों ने 3 कंडीशंस पढ़ी थी नेचर ऑफ रूट्स के लिए। कौन कौन सी कंडीशंस पढ़ी थी? तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो जो रूट्स होंगे वो रियल तो होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। तो हमको ये कंडीशंस भी नहीं लेनी है इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन के लिए 4x² - kx + 1 का इक्वल रूट्स मिले। कैसा रूट्स मिले? इक्वल रूट्स मिले। इक्वल रूट्स या इक्वल 0 हो, इसके लिए ये कंडीशंस होल्ड नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये कंडीशंस लगती है जब रूट्स जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है, रियल होते हैं। दूसरी कंडीशंस क्या है? b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, और जब b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर हो गई तो यहाँ पे जो रूट्स मिलेगा वो रियल भी होगा और
इक्वल भी होगा। बोलिए, तो क्यों ना हम इक्वल की बात कर रहा है, वो रियल से बात ही नहीं कर रहा कि रियल होगा कि नहीं होगा, लेकिन इक्वल रियल के साथ साथ क्या किसकी बात कर रहा है, इक्वल की, रियल की नहीं बात कर रहा है, इक्वल रूट्स की बात कर रहा है। तो इक्वल रूट्स के लिए जो कंडीशंस है वो हम लोग लगा लेंगे। चलिए, इक्वल रूट्स के लिए ये वाली कंडीशंस लगेगी, तो ऊपर वाली कंडीशंस नहीं लगेगी। वो कब लगेगी, जब वो क्वेश्चन में कहता कि k की वैल्यू बताइए जिसके लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ना, जो उसका रूट्स हो वो रियल के साथ साथ डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग हो, तब हम लोग कौन सी कंडीशन लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू मिलनी चाहिए। तो ये वाली कंडीशन ही हम लोग लगा लेंगे। तो यहाँ से देखो, जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो ये था 4x² माइनस kx प्लस 1। अब इसमें कैसा चाहिए, इक्वल चाहिए। तो इक्वल के लिए कंडीशंस क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 के बराबर होनी चाहिए। अब ए बी सी आपको कहाँ से मिलेगा, यहीं से मिलेगा। तो ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है माइनस k है, और सी की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है। बस वैल्यू को रख दीजिए यहाँ पे, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया। तो बी की वैल्यू कितनी है माइनस का k का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 4a, ए की जगह खुद 4 है, और सी की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब यहाँ से कंडीशंस क्या मिलेगा, तो देखो k का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो गया, k स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या मिलेगा भाई 4 4 जा 16 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी √16, दैट इज 4, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस दोनों 4 आएगा, तो हम लोग प्लस को ही इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, इसका आंसर हो गया। इसका मतलब कि अगर आपने k की जगह 4 रखा तो जो इसको जीरोज मिलेंगे वो इक्वल मिलेंगे। इसका मतलब जो इक्वेशन आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी 4x² माइनस 4x प्लस 1, और इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसका जीरोज निकालोगे ना, तो ये जीरोज जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, अब इसका जीरोज निकालने के लिए आपके पास दो तरीका है, या तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लीजिए या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लीजिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला से अगर आप जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और उसका फैक्टराइजेशन आपको नहीं मिल रहा है, खोज रहे हैं, पता ही नहीं चल पा रहा है जल्दी में, तो क्या करिए ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लीजिए। अगर आपको कैलकुलेशन ठीक ठाक आता है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज निकालने के लिए आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लीजिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, पहला रूट कॉमा दूसरा रूट इक्वल टू किसके बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये होता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे आप कैपिटल D भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो अंदर लिखा हुआ है ना √, ये b² माइनस 4ac कैपिटल D की वैल्यू ही लिखी हुई है। तो अगर फार्मूला ऐसे भी लिखा हुआ है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप प्लस लोगे तो पहला रूट्स मिलेगा, माइनस लोगे दूसरा रूट्स मिलेगा, मतलब अल्फा बराबर जो होगा वो माइनस प्लस √d अपॉन में 2a मिलेगा, और जो बीटा की वैल्यू हो जाएगी वो -b माइनस √d अपॉन में 2a मिलेगी। तो प्लस लेने पे पहला रूट्स और माइनस लेने पे दूसरा रूट्स। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और हम लेके आएंगे आपके लिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के। ठीक है, तो थैंक यू।